जागरूकता जीवन की वह महत्वपूर्ण कड़ी है जिससे जुड़ करके आप जीवन की सच्चाइयों, समाज की भलाई, राष्ट्र की मजबूती और वैश्विक कल्याण की बातों को सोच सकते हैं। हमारी यह धरती, हमारी यह छोटी सी धरती जिस प्रकार से विभिन्न मुल्कों में, विभिन्न समाजों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में बटी हुई है, उसको देखकर तो यही लगता है कि यदि अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं है तो शायद ईश्वर की ने इस धरती को बनाया होगा और यहाँ पर लोगों के अंदर इस प्रकार से मत विभिन्नता को देख करके उनके मन में आया होगा कि अन्य ग्रहों पर, अन्य जगहों पर जीवन उत्पन्न करने का क्या फायदा, कि जब हमने एक धरती पर जीवन दिया और यहाँ के लोग आपस में इतना विरोधाभास और एक दूसरे को मारने पर आमादा होते जा रहे हैं। इस प्रकार से वैश्विक परिदृश्य है, इस प्रकार से वैश्विक घटनाक्रम चलता है, उसे देखकर यह बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाती है कि इतिहास के इक्का दुक्का उदाहरणों को छोड़ दिया जाए तो सर्वशक्तिशाली शासन की जिसमें हमने संकल्पना की है, एक व्यक्ति को, एक विचार को और या एक विचारधारा को यदि सर्वशक्तिमान माना गया है, उसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, तो उसने उस देश समाज को विनाशक की स्थिति में ला करके ही खड़ा कर किया है। आप संयुक्त राष्ट्र संघ के आजादी के अग्रदूत जॉर्ज वाशिंगटन, आधुनिक तुर्की के शासक कमाल पाशा को यदि छोड़ दें तो सामान्यतः हर जगह सर्वशक्तिशाली शासकों ने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए वह सारे कुकृत्य किए हैं जिससे उस समाज का और उस जाति के लोगों का भयानक नुकसान हुआ है। वर्तमान में जिस प्रकार से अरब लीग में सीरिया को शामिल करने का प्रस्ताव सफल रहा और वहां के जो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने देश में लगभग 5 लाख लोगों को गृहयुद्ध में हत्या कर दी है, ऐसे राष्ट्रपति को सर्व समाज में या फिर विश्व स्तर पर सम्मान और विश्व स्तर की भाईचारा में उन्हें जगह मिल रही है। इसी प्रकार से आप अन्य जगहों पर देख सकते हैं, जिस प्रकार से उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया का विभाजन हुआ कम्युनिस्ट और प्रजातांत्रिक आइडियोलॉजी को लेकर के, वहां पर आज भी जिस प्रकार से किम जोंग उन जैसे आतताई शासकों का वर्चस्व बना हुआ है, यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि लोगों का मजबूत होना, लोगों का शक्तिशाली होना ही वैश्विक कल्याण की सबसे महत्वपूर्ण मापदंड हो सकता है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में के देश फिनलैंड हो, डेनमार्क हो और स्वीडन हो, वहां पर जिस प्रकार से मानवाधिकारों और लोगों को सशक्त करने की राजनीति आगे बढ़ती है, उससे यह देश दुनिया भर के SDI सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थानों पर विद्यमान है। आगे बढ़ूं उससे पहले स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसूल रघुवंशी का। नमस्कार। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको समझदार बनाना और किसी विचारधारा, किसी सोच के पीछे बिल्कुल पागल की तरह अंधभक्त होकर के उसी पीछे न जाना, उसकी कमियों को समझना, उसकी अच्छाइयों को अपनाना और इन दोनों के बीच विभेद करते हुए उस विचारधारा से बेहतर चीजों को निकाल करके आप एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। याद रखिए, अति या जो राष्ट्रवाद होता है वह कहीं भी आतंकवाद से कम नहीं होता है। 1972 के आसपास का अफगानिस्तान जो एक आधुनिक राष्ट्र हुआ करता था, एक खुला राष्ट्र हुआ करता था। ईरान की आप बात करें, ईरानियन क्रांति 1979 से पहले एक ऐसा ईरान अस्तित्व में हुआ करता था जहां पर लोगों को मानवाधिकार और अपनी खुली आजादी हुआ करती थी, लेकिन शासकों ने किस प्रकार से धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, वहां पर इस्लामीकरण के नाम पर उन लोगों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया। आज ईरान में जिस प्रकार से हिजाब को लेकर क्रांति हुई वह इसका एक उदाहरण है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे देख सकते हैं। उसी प्रकार से माओ त्से-तुंग की बात की जाए, जब 1949 में उन्होंने चीन के ऊपर अपना वर्चस्ववादी शासन स्थापित किया और 1964-65 तक आते आते उनकी सत्ता पर पकड़ कमजोर होने लगी और वहां का जो आम नागरिक था, जिन्होंने उनकी क्रांति में बढ़ चढ़कर के योगदान दिया था, उसके जीवन स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ और सत्ता का केंद्रीकरण माओ त्से-तुंग के पास सर्वशक्तिमान के रूप में आने लगा और इससे परेशान होकर के और पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स के बाद जब उन्हें सत्ता से हटना पड़ा, उन्होंने दोबारा सत्ता काबिज करने के लिए
अपने ही देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर लाखों लोगों के खून की नदियां बहा दी। यह इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि लोगों को, नागरिकों को जागरूक होना होगा। आधुनिक समाज की हम बात करें, किस प्रकार से फ्रांस, रूस, फ्रांस जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, अमेरिका जैसे देश और ब्रिटेन जैसे देश अपने नागरिकों के हित में कार्य करते हैं, उसी प्रकार से भारत को भी अपने नागरिकों के हित में काम करना होगा और इसके लिए नागरिकों को एकजुट होकर के अपने मत के प्रयोग में अपनी समझदारी का प्रयोग करना होगा, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश का अल्टीमेट बॉस जो होता है वह आम जनता ही होती है और जो इस प्रकार से लोकतंत्र से जो कल्याणकारी योजनाएं आती हैं उसका अल्टीमेट लाभ जो मिलता है वह आम जनता को ही मिलता है। इसलिए शासन में इस प्रकार के लोग न बैठे जो वर्चस्ववादी हों और इस प्रकार के लोग न सत्ता में शामिल हों जो कि सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा इस समाज में विभेदनकारी ताकतें मजबूत होती हैं। जैसे आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, वहां की सेना दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में शुमार है। यदि आपको मैं तथ्यों के आधार पर बताऊं तो हमारे देश के अडानी और अंबानी समूह, जिसे रिलायंस समूह कहते हैं, अंबानी समूह को, उससे भी शक्तिशाली वहां की सेना है। वहां पर जिस प्रकार के फौजी फाउंडेशन के नाम पर सेना कंपनियां स्थापित करती है, व्यापार करती है, उस देश में जहां पर लोग गरीबी भूखमरी से मर रहे हैं, वहां की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक। यदि हम देखें तो अर्थव्यवस्था में जहां उनका लगभग 44वां स्थान है, वहीं वहां की सेना की ताकत के रूप में देखें तो पाकिस्तान 7वें नंबर पर आता है। सेना को कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों की समस्याओं से और वह अपने वर्चस्व को, अपनी ताकत को लगातार कंसोलिडेट करके और केंद्रीकृत करते अपने पूरे देश को तबाह करने पर तुली हुई है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आप वैश्विक स्तर पर देख सकते हैं, चाहे वह पोल पाट का रहा हो जिसने कंबोडिया का विनाश कर दिया, चाहे इदी अमीन का रहा हो जिन्होंने अपने देश को तबाह कर दिया, युगांडा को खत्म कर दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे तानाशाहों की लिस्ट है जिसमें सबसे पहला नाम यदि आता है तो हिटलर का। हिटलर जिस प्रकार से अपने देश को राष्ट्रवाद पर और अपने जीन को, अपने रेस को सुपीरियर दिखाने के लिए वहां पर यहूदियों का जनसंहार किया, लाखों, लगभग 90 लाख से 1 करोड़ यहूदियों की हत्या करवा डाली और उसके बाद कंसंट्रेशन कैंप में उन लोगों को जिस प्रकार से यातनाएं दी गई वह विश्व स्तर पर एक उदाहरण है। और द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ से लोगों की मौत का जिम्मेदार हिटलर जिस प्रकार से अपने बंकर में मारा जाता है या मर जाता है, आत्महत्या करता है, वह इस बात की तरफ इशारा है कि यदि एक जान हिटलर ने अपनी दी, लेकिन उस जान की वजह से कितने लोगों को मरना पड़ा और कितने देशों को तबाह, कितने शहरों को नेस्तनाबूद होना पड़ा। बस यही मेरा उद्देश्य है कि आप जागरूक बनिए, समझदार बनिए और लोकतंत्र की ताकत को पहचानिए और अपने आप को इस देश का सबसे प्रमुख और एक इस प्रकार के समझदार नागरिक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए कि यह लोकतंत्र आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे और जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होकर के सामने आनी चाहिए। हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है, विविधताओं से भरा हुआ। जिस प्रकार से आप साउथ में जाते हैं, वहां की राजनीति, वहां का समाज, वहां का संस्कृति, वहां के लोगों का सोचने का नजरिया अलग है। जब हम उत्तर भारत में आते हैं तो यहाँ का बिल्कुल अलग किस्म की लोगों की सोच है, लेकिन यही खूबसूरती हमारे देश की है कि हम सब मिलकर के एकजुट हैं और इस एकजुटता के आगे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सर झुकाती हैं और आगे भी झुकाती रहेंगी। लेकिन जरूरी इस बात का है कि हम किसी प्रभुत्व वाली सरकार या शासन के सामने अपना सर ना झुकाएं, अपने सिर को ऊंचा रखें, लोकतंत्र को ताकतवर बनाएं, संविधान को इस देश का सबसे ताकतवर डॉक्यूमेंट समझे, दस्तावेज समझो और आपसी रंजिशों को दूर करके इस देश को आगे ले जाएं। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपने अपनों का ख्याल रखें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करें और लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।